नेशनल हेल्थ मिशन यानी एनएचएम। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में उत्तराखंड में पब्लिक हेल्थ यानी जन स्वास्थ्य और एनएचएम के बारे में बात करना चाहता हूं। आप में से शायद कुछ लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा कि एनएचएम के 4,500 लोग इस समय हड़ताल में हैं। तो खैर, कौन सी बड़ी बात हो गई, ये तो उत्तराखंड है, इधर आए दिन हड़तालें होती रहती हैं। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि इस पूरे दौर में जब पूरे दुनिया, देश और उत्तराखंड में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जन स्वास्थ्य का कोविड के काल में उभर करके आया है, यह बड़ा ज़रूरी है कि उत्तराखंड के अधिकांश लोग जो हैं, जागरूक लोग हैं, उन्हें एनएचएम के बारे में और जानकारी मिले ताकि हम उनके इस मुद्दे को भी समझ सकें और ये भी देख सकें कि आने वाले समय में अगर हमें उत्तराखंड में जन स्वास्थ्य को एक दिशा देनी है, एक गति देनी है, उसे और मजबूत करना है, इसमें एनएचएम का कितना महत्वपूर्ण रोल है। तो सबसे पहले मैं आपको एनएचएम के बारे में संक्षेप में बताना चाहूँगा। लगभग 15-16 वर्ष पूर्व 2004-2005 में एनएचएम की शुरुआत पूरे देश में और उत्तराखंड में हुई। और जब एनएचएम की शुरुआत हुई तो उसका जो मैंडेट था वो माँ और बच्चे को लेकर के था, लेकिन धीरे धीरे करके जो है उनकी जिम्मेदारियां बढ़ी और उनके अलग अलग नए नए प्रोग्राम्स भी उस फोल्ड में आए। उदाहरण के तौर पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, नियोनेटल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, एडोलेसेंट हेल्थ, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो एनएचएम के दायरे में बढ़ी। इसके अलावा शुरुआती दौर से टीबी का प्रोग्राम, लेप्रेसी का प्रोग्राम, आई का प्रोग्राम, टोबैको कंट्रोल का प्रोग्राम, जो पूरा टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन उत्तराखंड में होता है, वो पूरा का पूरा प्रोग्राम। इसके अलावा आईडीएसपी, जिसके तहत कोरोना, डेंगू, मलेरिया, ये सारी चीज़ें आती हैं, ये सारे प्रोग्राम, ये सब के सब जो हैं एनएचएम के माध्यम से उत्तराखंड में संचालित होते हैं। इसके अलावा हमारी जो आशा बहनें, जो कि ज़मीनी स्तर पर बहुत ही शानदार और उल्लेखनीय काम कर रही हैं, लगभग 12-13 हज़ार आशा बहनें, उनका समस्त मानदेय वो भी जो है एनएचएम के माध्यम से जाता है। और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय उत्तराखंड में बनता है, आप ये कह सकते हैं कि अधिकांश जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन जो है, वो भी एनएचएम के माध्यम से होता है। कोविड के इस दौर में कई सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, उपकरण जो हैं, वो भी एनएचएम के माध्यम से लिए गए हैं। एनएचएम और जो स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड का है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते। और अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो क्योंकि बहुत पुराना स्वास्थ्य विभाग का इतिहास है, तो जो पहले जो बिल्डिंग्स बनती थी, जितने हमारे अस्पताल हैं जिलों में, सीएचसी हैं, पीएचसी हैं, वो सब स्वास्थ्य विभाग की संपत्ति हैं, वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के लोग काम करते हैं। लेकिन समय के साथ में जैसे जैसे चीज़ें बदली, जो भी वहाँ पर बदलाव हुए वो भी एनएचएम के माध्यम से हुए। और आज की परिस्थितियों में अधिकांश इन अस्पतालों में सभी जगह जो है स्वास्थ्य विभाग के लोग और एनएचएम के लोग मिलकर के साथ में काम करते हैं। तो ये जो है एक एनएचएम का संक्षिप्त विवरण था। इसके अलावा अगर हम मांगों पर आते हैं तो एनएचएम के जो 4,500 लोग हैं, उनकी कई मांगे हैं, लेकिन मैं संक्षेप में अगर खाली 2 या 3 मांगों के बारे में बात करना चाहूँ। सबसे पहली बात, 15-16 साल जो कई लोगों को काम करते हुए हो गए, 10-15 साल कई लोग इनमें से खपा चुके हैं। तो आज एक ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन पॉलिसी का ना होना अपने आप में एक बड़ी जटिल समस्या है, क्योंकि एक किस्म से तलवार जो है हमेशा सर के ऊपर लटकी हुई है कि मेरा एक्सटेंशन अगले वर्ष होगा या नहीं होगा। इसके अलावा जो हमारी बहनें हैं, जो गर्भवती माताएं जो एनएचएम में हैं, भले ही इस समय हमारे देश में 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है, लेकिन चूंकि इन लोगों का मार्च में जो है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, तो अगर कोई महिला जनवरी के महीने में अपनी लीव की एप्लीकेशन लेकर के जाती हैं मैटरनिटी लीव की, तो उन्हें सिर्फ मार्च तक की लीव मिलती है, उसके आगे की जो है लीव नहीं मिलती है। ऐसी और भी कई सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा पिछले कुछ समय में एक आउटसोर्सिंग का नया चलन जो है वो एनएचएम में शुरू हुआ है। उदाहरण के तौर पर अगर भारत सरकार किसी पद के लिए एक किस्म से 30,000 रुपये का एक बजट एलोकेट करती है, तो आउटसोर्सिंग माध्यम से जब वो टेंडर की प्रक्रिया से गुजरता है, तो वो उस कंपटीशन के दौर से गुजरते गुजरते फिर जीएसटी कटते हुए जो हमारे साथी जो इस आउटसोर्स की व्यवस्था से एनएचएम में जुड़ते हैं, वो 15-16 हज़ार, मतलब कहाँ 30,000 और कहाँ 15-16 हज़ार में आकर के जो है वो अटक जाते हैं। तो ये इन सारी चीज़ों को देखते हुए और उत्तराखंड में जन स्वास्थ्य को, देखिए ये बड़ा मुझे बताने की, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम सबको पता है। ये इस कोविड काल ने सिर्फ उत्तराखंड को नहीं बल्कि पूरे देश को ही दिखा दिया है कि जो हमें कितना ज़रूरी है कि हम अपनी स्वास्थ्य की इकाइयों को, अपने पूरे स्वास्थ्य के
इस बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को, विशेष तौर पर जो हमारा सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमें उसको किस तरीके से मजबूत करना है। जो आर्थिक तौर पर संपन्न लोग हैं वो तो प्राइवेट अस्पतालों में जाकर के इलाज करा सकते हैं, लेकिन आज भी प्रदेश के अधिकांश लोग जो है वो सरकारी व्यवस्था के ऊपर निर्भर हैं। और विशेष तौर पर अगर हम अपने पर्वतीय प्रदेश की बात करते हैं तो जो हमारे जो पर्वतीय जिले हैं वहां पर तो पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो हमारे सरकारी व्यवस्था के ऊपर ही जो है, उस ढांचे के ऊपर खड़ी हुई है। आगे बढ़ते हुए क्या करना चाहिए? मुझे ये लगता है कि इस समय उत्तराखंड एक कोविड के इस दौर में एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर है, और अगर इस एनएचएम की गुत्थी को कोई सुलझा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति के माध्यम से हो सकता है। और इसके लिए अगर कोई सबसे उपयुक्त हैं तो वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं और उनका कैबिनेट है। कई वर्तमान सरकार में भी कई सारे विधायक हैं जो कि एनएचएम की इन मांगों से वो भी वाकिफ भी हैं और उनका समर्थन भी करते हैं। और पूर्व की सरकारों में भी कई विधायक ऐसे रहे हैं जिन्होंने कहा है कि हाँ भाई, एनएचएम के लोगों का कुछ उनकी व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। तो क्योंकि अगर हम अधिकारियों के उसमें रहेंगे, और मैं कोई अन्यथा इस बात को ना ले, क्योंकि ये अगर काम होना है तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति के माध्यम से हो सकता है। और इस वीडियो के माध्यम से आज मेरी अगर ये वीडियो संदेश मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचता है, क्योंकि जो आपका कार्यकाल है, 1 साल का जो आपका पूरा का पूरा कार्यकाल है, उसमें समय भी 2-3 महीने भी गुजर चुके हैं। इस छोटे कार्यकाल में मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप एक ऐतिहासिक निर्णय, एक साहसिक निर्णय एनएचएम का लेते हैं तो खाली एनएचएम ही के लोग नहीं, लेकिन उत्तराखंड के अधिकांश सोचने समझने वाले जागरूक लोग जो हैं आपके ऋणी होंगे, और आपको आपके इस निर्णय के लिए वो आपको एक बहुत लंबे समय तक याद रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में, इसी अपील के साथ में मैं जो है अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। जाने से पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम अनूप नौटियाल है। मैं आज 2 जून को आपसे देहरादून से बात कर रहा हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और एसडीसी फाउंडेशन, जो कि एक सामाजिक संस्था है, उसका संस्थापक भी हूँ। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ में और शुभकामनाओं के साथ में कि आने वाले समय में हमारे एनएचएम के साथियों के साथ में अच्छा होगा, उनकी मांगों की जो है एक सकारात्मक और जल्दी से सुनवाई होगी, ताकि वो भी मजबूत हो सके, हमारा मानव संसाधन मजबूत हो सके, उत्तराखंड का जन स्वास्थ्य मजबूत हो सके, और हमारे उत्तराखंड के प्रदेश के लोगों को और आने वाली पीढ़ियों को इससे लाभ मिल सके। ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।